नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। सरकार एक देश एक चुनाव से संबंधित विधेयकों को आज संयुक्त संसदीय समिति को भेजेगी। गृह मंत्री अमित शाह आज जम्मू कश्मीर पर एक उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। भारत ने चीन के साथ सीमा विवाद के निष्पक्ष और पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान पर बल दिया। बहरीन की जेल से रिहा हुए तमिलनाडु के 28 मछुआरे स्वदेश लौटे। सेबी ने कीमतों पर लगाम लगाने के लिए 7 कृषि उत्पादों में डेरिवेटिव ट्रेडिंग पर पाबंदी को जनवरी 2025 तक बढ़ाया। और महिला क्रिकेट में भारत और वेस्टइंडीज के बीच T20 श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच आज शाम मुंबई में। समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। एक देश एक चुनाव से संबंधित विधेयकों को सरकार आज 31 सांसदों वाली संयुक्त संसदीय समिति को सौंपेगी। प्रस्तावित समिति में लोकसभा के 21 सदस्य और राज्यसभा के 10 सदस्य शामिल हैं। इन सांसदों में भाजपा नेता पीपी चौधरी, अनुराग सिंह ठाकुर और परषोत्तम रूपाला, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी और मनीष तिवारी, तृणमूल कांग्रेस के कल्याण बनर्जी, एनसीपी शरद पवार की सुप्रिया सुले और अन्य सांसद मौजूद हैं। इन विधेयकों को आधिकारिक तौर पर संविधान 129वां संशोधन विधेयक 2024 और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2024 नाम दिया गया है। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में जम्मू कश्मीर सहित सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी बैठक में शामिल होंगे। बैठक का उद्देश्य जम्मू कश्मीर में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए नीतियों की समीक्षा करना है। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन, खुफिया विभाग के निदेशक तपन डेका, थल सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के महानिदेशक, जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक भी शामिल होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल राज्यसभा में उनके भाषण को तोड़ मरोड़ कर पेश करने से संबंधित मामले में कांग्रेस के आरोपों की कड़ी निंदा की है। नई दिल्ली में कल शाम पार्टी मुख्यालय में श्री शाह ने इसकी निंदा करते हुए कांग्रेस पर डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर विरोधी और आरक्षण तथा संविधान के विरुद्ध होने का आरोप लगाया। संसद जैसे देश के सर्वोच्च लोकतांत्रिक फोरम में जब चर्चा होती है कि बात तथ्य के आधार पर होनी चाहिए और बात सत्य के आधार पर होनी। कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर रखने का प्रयास किया है, ये अत्यंत निंदनीय है और मैं इसकी निंदा करना चाहता हूं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर पर केंद्रीय गृह मंत्री की टिप्पणी पर कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि श्री अमित शाह ने भारतीय संविधान के निर्माता का अपमान करने के कांग्रेस के काले इतिहास को उजागर किया है। इससे पहले विपक्षी दलों ने गृह मंत्री अमित शाह की डॉक्टर आम्बेडकर पर टिप्पणी के खिलाफ संसद भवन परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गृह मंत्री की आलोचना करते हुए कहा कि अपनी टिप्पणी से श्री शाह ने संविधान निर्माता का अपमान किया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस पर एक बार फिर डॉक्टर BR आम्बेडकर के मुद्दे को गलत तरीके से उठाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कांग्रेस से जानना चाहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डॉक्टर आम्बेडकर के खिलाफ ऐसा अभियान क्यों चलाया जिससे उन्हें हार का सामना करना पड़ा। संयुक्त संसदीय समिति ने कल नई दिल्ली में वक्फ संशोधन विधेयक पर ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड का पक्ष सुना। समिति के सभापति लोकसभा सांसद जगदम्बिका पाल हैं। श्री पाल ने बैठक के बाद पत्रकारों को बताया कि समिति के सदस्यों ने प्रस्तावित संशोधनों के संबंध में बोर्ड से कुछ सवालों के जवाब मांगे हैं। पर्सनल बोर्ड के लोग आए थे, उन्होंने अपने बिल पे अपने व्यूज रखे हैं और उनसे हमारे मेंबर्स ने काफी और क्वेश्चंस और कुछ व्यूज मांगे हैं प्रपोज अमेंडमेंट्स के बारे में। उन्होंने कहा आप लिख के भी देंगे, अगर जरूरत पड़ेगी तो फिर हम इनको बुलाएंगे। समिति में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य हैं। ये समिति वक्फ बोर्ड में सुधार के लिए सरकारी अधिकारियों, कानूनी विशेषज्ञों, वक्फ बोर्ड के सदस्यों और विभिन्न राज्यों के सामुदायिक प्रतिनिधियों के साथ बैठकें कर रही है। वक्फ संशोधन विधेयक का उद्देश्य देश भर में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और विनियमन में सुधार करना है।
भारत और चीन के विशेष प्रतिनिधियों के बीच 23वीं बैठक में भारत ने चीन के साथ सीमा विवाद के निष्पक्ष और परस्पर स्वीकार्य समाधान पर जोर दिया है। ये बैठक कल चीन की राजधानी पेचिंग में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच हुई। विदेश मंत्रालय के अनुसार दोनों पक्षों ने सामान्य संबंधों की बहाली के लिए सीमा पर स्थिति को शांतिपूर्ण बनाने पर जोर दिया। श्री डोभाल ने कहा कि भारत चीन के साथ सकारात्मक संवाद के लिए तैयार है ताकि विवाद का निर्णायक समाधान हो सके। श्री डोभाल ने कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर शुरू करने, नदी संबंधी डेटा साझा करने और सीमावर्ती व्यापार के मुद्दों पर व्यापक विचार विमर्श किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारी न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले के 28 भारतीय मछुआरों की स्वदेश वापसी हो गई है। इन्हें सितंबर 2024 में बहरीन के समुद्री क्षेत्र में अवैध रूप से प्रवेश करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इन मछुआरों की जल्दी रिहाई कूटनीतिक प्रयासों से हो पाई है। अपील के बाद मछुआरों की 6 महीने की सजा घटाकर 3 महीने कर दी गई। बहरीन स्थित भारतीय दूतावास ने मछुआरों की रिहाई के लिए कानूनी सलाहकार नियुक्त किया था और सजा कम करने का अनुरोध किया गया था। मछुआरा समुदाय ने विदेश मंत्रालय और भारतीय दूतावास के प्रयासों के लिए विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर को धन्यवाद दिया है। दुबई से विनोद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी। वहीं मुंबई में कल एक नौका दुर्घटना में 3 रक्षा कर्मियों सहित 13 लोगों की मृत्यु हो गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। भारतीय नौसेना द्वारा जारी किए गए बयान के अनुसार भारतीय नौसेना की एक नाव ने तकनीकी खराबी के कारण इंजन परीक्षण के दौरान नियंत्रण खो दिया। ये नौका मुंबई के करंजा के पास एक फेरी से टकरा गई जो यात्रियों को लेकर गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा जा रही थी। इस दुर्घटना में 13 लोगों की मृत्यु हो गई, जिसमें एक नौसैनिक और 2 ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स भी शामिल थे। नौसेना ने तटरक्षक बल और मरीन पुलिस के साथ मिलकर तुरंत खोज और बचाव अभियान शुरू किया। बचाव कार्य के दौरान 103 यात्रियों को बचाया गया, जिन्हें मुंबई के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती किया गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मृतकों के परिवारों के लिए 5 लाख रुपए की सहायता राशि की घोषणा की है। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। इस घटना पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट की है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना पर दुख व्यक्त किया है और मृतकों के निकटतम परिजन को 2-2 लाख रुपए तथा घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने कीमतों पर लगाम लगाने के लिए गेहूं और मूंग सहित 7 कृषि उत्पादों में डेरिवेटिव ट्रेडिंग पर पाबंदी को जनवरी 2025 तक के लिए बढ़ा दिया है। ये पाबंदी गैर बासमती धान, चना, कच्चे पाम ऑयल, सरसों के बीज और उनके डेरिवेटिव तथा सोयाबीन और उसके डेरिवेटिव पर भी लागू रहेगी। इसका उद्देश्य शेयर बाजार में अत्यधिक सट्टेबाजी और अस्थिरता को रोकना है, क्योंकि इसका खाद्य कीमतों और मुद्रास्फीति पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। गुजरात में बनासकांठा जिले का मसाली गांव सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव बन गया है। पाकिस्तान की सीमा से 40 किलोमीटर दूर स्थित इस गांव की आबादी महज 800 है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। पीएम सूर्यघर योजना के तहत 800 लोगों की आबादी वाले मसाली गांव में कुल 109 घरों पर सोलर रूफटॉप लगाए गए हैं। कुल मिलाकर 225 किलोवाट से ज्यादा बिजली उत्पन्न कर रहे हैं। आकाशवाणी से बात करते हुए बनासकांठा कलेक्टर मिहिर पटेल ने कहा कि सीमा विकास परियोजना के तहत प्रशासन ने वाव तालुका में 11 और सुईगाम तालुका में 6 सीमावर्ती गाँव को पूरी तरह से सौर ऊर्जा संचालित गाँव बनाने की पहल की है। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आयोजित विश्व प्रसिद्ध तानसेन समारोह में कल राष्ट्रीय तानसेन पुरस्कार और राजा मानसिंह तोमर पुरस्कार प्रदान किए गए। भारतीय शास्त्रीय संगीत के सुप्रसिद्ध तबला वादक कोलकाता के पंडित स्वपन चौधरी को वर्ष 2023 के लिए राष्ट्रीय तानसेन सम्मान से सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार पर स्वपन चौधरी ने कहा कि एक तबला वादक के लिए ये पुरस्कार एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक तबला वादक, एक म्यूजिशियन के लिए तानसेन अवार्ड जो है ये सबसे ऊंचा है। उनका दुआ, उनका आशीर्वाद हम लोग जब भी बजाते हैं उनको सोचते हैं। वहीं इंदौर की संस्था सांसद न्यास को वर्ष 2023 के लिए राजा मानसिंह तोमर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पुरस्कार के बाद संस्था के जयंत माधव भिसे ने कहा कि ये पुरस्कार मिलना एक गौरवमयी विषय है। राजा मानसिंह तोमर सम्मान गौरव की बात है कि सानंद को मिला
परंतु ये सानंद एक कला रसिकों का समूह है। तो मुझे लगता है कि ये सारे के सारे कला रसिकों का सम्मान है। उत्तर पश्चिम भारत के अधिकांश भागों में अगले 5-6 दिन तक ठंड जारी रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। मौसम विभाग ने तटवर्ती आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में आज तेज बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण की स्थिति गंभीर बनी हुई है। आज सुबह 6 बजे तक औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 448 था। और अब खेल समाचारों के साथ हैं चंद्रशेखर शर्मा। भारत और वेस्टइंडीज के बीच महिला टी20 क्रिकेट श्रृंखला का तीसरा और आखिरी मैच आज नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स अकादमी में खेला जाएगा। यह मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। दोनों टीम श्रृंखला में 1-1 की बराबरी पर हैं। उधर भारतीय नौसेना के किरण अंकुश जाधव ने 67वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन 3P प्रतियोगिता का खिताब जीत लिया है। कल भोपाल में अंकुश ने ओलंपिक खिलाड़ी स्वप्निल कोसाले और ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर को हराया। स्क्वैश में 79वें वेस्टर्न इंडिया स्लैम स्क्वैश टूर्नामेंट के पहले दौर में भारत की पूर्व राष्ट्रीय चैंपियन जेनेट विधि ने कल मुंबई में मलेशिया पर 3-0 से जीत दर्ज की। और एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप आज से कतर की राजधानी दोहा में शुरू हो रही है। इस चैंपियनशिप में भारत के 28 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं रवि कपूर। धन्यवाद फरहत। दुनिया के महान ऑफ स्पिनरों में शुमार देश के दूसरे सबसे सफल गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों के पहले पन्ने पर है। राजस्थान पत्रिका लिखता है, ऑफ स्पिन के जादूगर अश्विन का इंटरनेशनल क्रिकेट को गुड बाय। दैनिक जागरण की सुर्खी है, अश्विन ने अचानक लिया संन्यास। डोभाल और चीनी विदेश मंत्री वांग के बीच बीजिंग में वार्ता का समाचार जनसत्ता ने प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, सीमा पर शांति और तलखी खत्म करने पर दिया जोर। H1B वीजा नियमों में ढील, भारतीय स्टूडेंट्स और वर्कर्स का अमेरिका जाना होगा आसान। नवभारत टाइम्स की खबर है। पत्र लिखता है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन ने बदले नियम, 17 जनवरी से लागू होंगे। गगन गिल और ई श्रीन किरे को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलने का समाचार सभी अखबारों में है। अमर उजाला लिखता है, मान्यता प्राप्त 21 भारतीय भाषाओं की रचनाओं का चुनाव, बांग्ला, डोगरी और उर्दू के लिए पुरस्कारों की घोषणा बाद में। दैनिक भास्कर ने दिल्ली एनसीआर में घने कोहरे का चित्र प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, लगातार 2 दिन तक घना कोहरा छाने का ऑरेंज अलर्ट। हिंदुस्तान ने अपने बिजनेस पन्ने पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और कर्मचारी राज्य बीमा निगम के सदस्यों को नई सुविधा मिलने की खबर प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, पीएफ का पैसा ई वॉलेट में रख सकेंगे, नियोक्ताओं को 31 जनवरी तक सत्यापन करना होगा। धन्यवाद रवि। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार एक देश एक चुनाव से संबंधित विधेयकों को आज संयुक्त संसदीय समिति को भेजेगी। गृहमंत्री अमित शाह आज जम्मू कश्मीर पर एक उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। भारत ने चीन के साथ सीमा विवाद के निष्पक्ष और पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान पर बल दिया है। बहरीन की जेल से रिहा हुए तमिलनाडु के 28 मछुआरे स्वदेश लौटे। सेबी ने कीमतों पर लगाम लगाने के लिए 7 कृषि उत्पादों में डेरिवेटिव ट्रेडिंग पर पाबंदी को जनवरी 2025 तक बढ़ाया। और महिला क्रिकेट में भारत और वेस्टइंडीज के बीच T20 श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच आज शाम मुंबई में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।